अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। पाकिस्तान के इंतहाई पेचीदा मुआशी मसाइल का हल सिर्फ ज़री शोबे के पास है। पाकिस्तान भर में हर कस्बे, हर गांव, हर देहात, हर गोट में ज़रई ज़मीन और मेहनती किसान मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद हम सालाना अरबों डॉलर्स की ज़री मसनूआत इंपोर्ट करते हैं। कसूर किसान का नहीं, किसान को डायरेक्शन देने वालों का है। हमारी फी एकड़ पैदावार मुसलसल कम हो रही है क्योंकि ज़मीनें बंजर हो रही हैं। हमारे किसान का मुनाफा कम हो रहा है और अखराजात बढ़ रहे हैं। किसानों को बताया जा रहा है कि इसका वाहिद हल कीमियाई खादें हैं, मगर हकीकत इसके बरअक्स है। फर्टिलाइजर सीरीज का ये तीसरा प्रोग्राम है। पहले प्रोग्राम में हमने बात की कि केमिकल खादें किस तरह इंसानी और ज़मीनी सेहत को बर्बाद कर रही हैं। दूसरे प्रोग्राम में बात की गई कि किस तरह ज़मीन को बहाल किया जा सकता है। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कुदरती खादों से किस तरह कामयाब काश्तकारी की जा सकती है। मगर इससे कबल हमें यह जानना ज़रूरी है कि हमें एग्रोकेमिकल से क्यों मोहतात रहना चाहिए। आइए एग्रोकेमिकल की तबाही के हवाले से हमसाया मुल्क की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। जी हाँ, ये है कैंसर ट्रेन जो इंडिया के शहर भटिंडा से बीकानेर तक चलती है। इसमें कैंसर के मरीज अस्पताल जाने के लिए सफर करते हैं। भारतीय इदारे इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि ये वही मरीज हैं जो एग्रोकेमिकल्स के इस्तेमाल से उगाई जाने वाली जहरीली खुराक खाने से कैंसर में मुब्तला हुए। हर साल तकरीबन 15 लाख अफराद कैंसर से लड़ते लड़ते जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। यानी इंडिया का हर 9वां शख्स कैंसर का मरीज बन चुका है। 70 की दिहाई में फसलें जहरों के बगैर उगाई जाती थीं। लोग सेहतमंद थे, बीमारियां बहुत कम थीं। और फिर सब्ज इनकलाब आया, कीमियाई खादें और जहर आ गए, और फिर यही खुराक जहर बनकर इंसानों को खाने लग गई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मरीज इतने बढ़ गए कि इन मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए खुसूसी ट्रेन चलाना पड़ी। आखिर इतनी भारी तादाद में केमिकल क्यों छिड़के जा रहे हैं? इसका जवाब एग्रीकल्चर मसनूआत के एक सप्लायर ने यूं दिया। यूज मत करो, इससे कैंसर होता है। हाँ, ये हकीकत है कि ये सब जहर है। इस पे लिखा है सब्जियों पर इस्तेमाल ना करें, इससे कैंसर होता है, मगर फिर भी आगाही की कमी की वजह से सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी फूड चेन में एग्रोकेमिकल घुस चुके हैं। हर केमिकल के असरात खत्म होने का एक वक्त होता है जो कम से कम 10 दिन है, मगर किसान सुबह केमिकल इस्तेमाल करता है और शाम में वो सब्जी आपके बर्तन में पक रही होती है। आखिर खाना तो हमने और हमारे बच्चों ने ही है। जी बिल्कुल, जो पौधे को देंगे वही पौधा हमें लौटाएगा। पाकिस्तान की सूरत हाल भी हमसाया मुल्क से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। वही किसान, वही खादें, वही ज़री अद्वियात। हेल्थ प्रोफेशनल्स का कहना है कि अगर पाकिस्तान में भी एग्रोकेमिकल्स को कंट्रोल ना किया गया तो पाकिस्तान में भी हमसाया मुल्क जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। सर, ये जो तेज़ी से फैलती हुई बीमारियां हैं, इनको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? सबसे पहली जो हमारी बेसिक ज़रूरत है खुराक, हम अपनी खुराक को प्योर करें। बीज से लेके उसके उगाने में जितने भी मराहिल हैं वो सारे कुदरती तरीके पे हम वापस लेके आएँ। हमारे पेट में जो चीज़ जाएगी उसी से ही हमारी हेल्थ है, और अगर वो कंटेमिनेटेड फूड हम खा रहे हैं तो हमारी हेल्थ अल्टीमेटली ख़राब होगी। फिर हमारे अस्पताल ज़्यादा चमकेंगे जैसे चमक रहे हैं, जैसे हमारी मेडिसन की दुकानें हैं, फार्मेसीज़ वगैरह, तो वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मैं कहता हूँ कि फार्मेसी PH से जो शुरू होती है उसे हटा के फार्मेसी FARM से हम बना लें और उसे कुदरती पे रखें, तो हमारी दवाइयों से और यानी फार्मेसी से दूर। पौधे की ग़िज़ाई ज़रूरियात की बात करें तो 3 अहम अनासर उसमें शामिल हैं, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। इसके अलावा सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के तौर पे दरकार होते हैं। फास्फोरस, जिसे किसान DAP के नाम से जानते हैं, बेसल डोज कहलाता है, यानी उस वक्त इस्तेमाल की जाती है ये खाद जब आप फसल लगा रहे होते हैं। इसका काम पौधे की जड़ों को मजबूत करना है। इसके अलावा नाइट्रोजन खाद पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए होती है, यानी पौधे का कद बढ़ाना उसका काम है।
इसके बाद पोटाश खाद का नंबर आता है। पोटाश का काम पौधे के फल को बेहतर बनाना है, उसकी रंगत को बेहतर बनाना है, साइज को बढ़ाना है और उसके जायके को इम्प्रूव करना है। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पौधे के पूरे लाइफ साइकिल के लिए ज़रूरी होते हैं और जिस चीज़ की डेफिशिएंसी हो उसी हिसाब से पौधा आपको कमज़ोर नज़र आएगा। ज़रूरी साइंसदान इस बात पर मुत्फिक हैं कि ये तमाम अज्जा ज़मीन में मौजूद हैं, मगर हमारी गलत प्रैक्टिसेस और खादों के बेजा इस्तेमाल से ये अब पौधे के लिए अवेलेबल हालत में नहीं है। ये जो हम ज़मीन की तबाही कर चुके हैं, इसकी दुरुस्तगी कैसे की जाए, ये एक अहम सवाल है। जब तक ज़मीन की ज़रखेज़ी बहाल नहीं होती, खादें भी फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकती। 4 अहम चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके हम ज़मीन की ज़रखेज़ी को बहाल कर सकते हैं। उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि ज़मीन पर हल मत चलाएं। जब हम ज़मीन पे हल चलाते हैं तो ज़मीन का नामियाती मादा ऊपर नीचे हो जाता है और माइक्रोबल एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो जाती हैं। जो ज़मीनी हयातियात हैं वो ऊपर नीचे होने की वजह से उनकी रहाइश गाहें ख़राब हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो मर जाती हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि ज़मीन जब हम ओपन करते हैं तो डायरेक्ट सनलाइट से भी माइक्रोब्स मौत के मुंह में चले जाते हैं। पिछले प्रोग्राम में हम आपको मुख्तलिफ किसानों से मिलवा चुके हैं जो बगैर हल चलाए कामयाबी से काश्तकारी कर रहे हैं। ज़मीन की ज़रखेज़ी को बहाल करने का दूसरा अहम असूल ये है कि हमेशा ज़मीन को ऊपर से कवर करें। किसी भी चीज़ से कवर करें, कवर क्रॉप लगाएं या पत्तों से कवर करें, तूड़ी से कवर करें, पराली से कवर करें, लेकिन इसको ऊपर से नंगा मत छोड़ें। पाकिस्तान का शुमार जिन खित्तों में होता है ये गर्म मरबूत इलाके हैं और यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ज़मीन गर्म होती है और ज़मीनी हयातियात मर जाते हैं। इसलिए ज़मीन का दर्जा हरारत मुतदल रखने के लिए इसको ऊपर से कवर करें। ज़मीन कवर ना होने की वजह से पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है और नमकियात ज़मीन में रह जाते हैं, जिससे हमारी ज़मीनें मुसलसल कलराठी हो रही हैं और सख्त हो रही हैं। तीसरा अहम असूल ये है कि जो भी फसल उगाएं उसका फल और अनाज उसका काट लें, बाकी फसलों की जो बाकियात हैं वो ज़मीन के ऊपर ही रहने दें। यही बाकियात आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएंगी और मल्चिंग होने की वजह से ज़मीन में जड़ी बूटियां भी कम उगेंगी। चौथा असूल, ज़मीन में माइक्रोब्स की तादाद बढ़ाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रोब्स को ज़मीन की माँ भी कहा जाता है। इन्हीं माइक्रोब्स ने ज़मीन से खुराक पौधों को फ्राहम करनी होती है। इन माइक्रोब्स की तादाद को बढ़ाने के लिए बैक्टीरिया कल्चर पानी के ज़रिए फ्लड करें। पांचवा असूल, कीमियाई खादों की बजाय कुदरती खादें इस्तेमाल करें। इससे आपकी ज़मीन भी ज़रखेज़ होगी और जो माइक्रोब्स हैं वो भी ज़िंदा रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो पैदावार है वो भी बढ़ती जाएगी। इंसान, जानदार या दरख्त कोई भी डूब के नहीं मरना चाहता, इसलिए पौधों को भी उतना पानी दें जितनी उनकी ज़रूरत होती है। और पौधों की पानी की ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि उनकी जड़ों को नम रखा जाए। ज़्यादा पानी डालने से आपकी ज़मीन भी ख़राब होती है और पौधे की सेहत भी मुतासर होती है। किसान जहां बहुत सी खादें और अद्वियात इस्तेमाल करके ज़मीन के स्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं, वहीं बहुत से किसान इस फिक्र में हैं कि इस तबाही को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। उन्होंने बड़े कामयाब मॉडल बना लिए हैं जिसके तहत बगैर खाद और अद्वियात के बड़ी अच्छी पैदावार ली जा रही है। आइए आपको एक ऐसे फार्म का विजिट करवाते हैं। जिस वक्त हमारे साथ एक प्रोग्रेसिव फार्मर शाह सादिक साहब मौजूद हैं जो गुज़श्ता 20 सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर फरमाइएगा, इस वक्त जो हमारी ज़राअत का हाल हो चुका है, इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है और किसानों के पास जो मुनाफा आता है वो बहुत कम है, इसकी वजह क्या है? इसकी जो मेन वजह है वो 2 हैं। एक तो हमारी ज़मीन और एक हमारा पानी। पाकिस्तान को देखें तो काफ़ी ज़मीन जो है हमारी बेर एरिया में आती है, यानी सफ़र से भी नीचे है, और बाकी जो है वो पुअर कैटेगरी में है, और जो अच्छी ज़मीन है वो बहुत कम है।
सही सर, हल क्या है? हल देखें, इसका हल की तरफ अगर हम आएँ तो 2 सिस्टम हैं काश्तकारी के। एक है केमिकल फार्मिंग सिस्टम और दूसरा है ऑर्गेनिक सिस्टम, नामियाती सिस्टम है। अगर हम बात करें, सारे के सारा जो पाकिस्तान है वो केमिकल फार्मिंग सिस्टम पर है। दुनिया कह रही है कि ज़मीन की ज़रख़ीज़ी को बढ़ाएं और ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाएं, और वो जब बढ़ेगी तो उससे ख़र्चे भी कम होंगे, उससे आपकी आमदनी भी, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, पैदावार भी ज़्यादा होगी। सर तरीका क्या है ज़रख़ीज़ी को बहाल करने का? जब ज़मीन की जो ज़रख़ीज़ी की हम बात करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। पहला है सॉइल स्ट्रक्चर, जो ज़मीन में जो टेक्सचर है, जो तमाम चीज़ें हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे क्ले पार्टिकल्स हैं वो जुड़ जाते हैं और छोटे छोटे डले से बना लेते हैं। सबसे बड़ा जो डैमेज हुआ है वो हुआ है ज़मीन की तैयारी से। ज़मीन की जो तैयारी है उससे क्या हुआ, एग्रीगेट्स टूट गए और जो फंगस थी वो ख़त्म होती गई, और जो ज़मीन के अंदर नामियाती मादा था वो एग्रीगेट्स ने अपने उसको महफूज किया हुआ था। जब वो एग्रीगेट्स टूटे वो हवा में, उनको हवा लग गई, जो हवा में बैक्टीरिया था उसने डीकम्पोज करके हवा में भेज दिया कार्बन के तौर पे। तो हमें सबसे पहले अगर ये बहाली करनी है, अपने सॉइल स्ट्रक्चर्स को ठीक करना है। देखें, इसके अंदर ये है कि हम नामियाती मादा जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करते हैं। जब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करते हैं उससे ये एग्रीगेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। हम अपनी ज़मीनों पे EM टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जिसका मेन काम है जो बाकी कामों के साथ साथ इस ज़मीन को नरम और भुरभुरा करना। और नरम और भुरभुरा जब ज़मीन होती है जब उसका सॉइल एग्रीगेट्स बनना शुरू होते हैं और ये बड़ी आसानी से बहाल हो जाते हैं। ज़मीन जो है वो ज़िंदा है, इसके अंदर जो है वो फंगस भी है, इसमें बैक्टीरिया भी है, और इसके साथ साथ एक पूरी दुनिया आबाद है। जब हम अपनी ये ज़मीन की जो निचली जो मखलूक है हम उसको ज़िंदा कर देंगे, उसकी पॉपुलेशन बढ़ा देंगे और उसमें बैलेंस ले आएंगे तो ज़मीन की ज़रख़ीज़ी जो है वो बहाल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं सिंध के एक रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने वाले कामयाब फार्मर से। केमिकल का महंगा होना एक अपनी जगह ना, बढ़ना, पहले हम 3 बोरी लगाते थे, अब 4 पे चले गए, 5 पे। केमिकल में ज़िंदगी नहीं है, बायो में ज़िंदगी है ना। अब हम जो फार्मिंग कर रहे हैं प्याज पे, हम 6 kg या ना होने के बराबर देते हैं ना। दूसरी बात ये कि जो गोबर है ना, गोबर हमें ट्रालियां या ट्रक नहीं चाहिए, हम मोटरसाइकिल पे 2 से 3 मन उसको देते हैं। EM1 जापानी टेक्नोलॉजी, ये हम इस्तेमाल करते हैं तवातर के साथ। ज़मीन को जरखेज करती है। दूसरों की पैदावार अगर 25, 30, 40 मन है तो हम 60 मन, 65 मन। और कुछ जिम्मेदार तो ऐसे हैं कि कपास अल्हम्दुलिल्लाह 85 तक हम पहुंच गए। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, जहां साइंसदानों ने फसलों की बाकियात और जानवरों की आलाइशों से बेहतरीन कंपोस्ट तैयार कर रखा है। आपको भी बताएंगे कि वो आप कैसे तैयार कर सकते हैं। स्टे विद अस। अक्सर लोगों का कहना है कि बायो कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की परसेंटेज बहुत कम होती है। आइए आपको एक बायो कंपोस्ट यूनिट का विजिट करवाते हैं जहां डॉक्टर शफीक ने हाई NPK वैल्यू ले रखी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताएं कि ये प्रोजेक्ट है क्या? बेसिकली इसमें ज़ाया होने वाली लकड़ी और ज़ाया होने वाली जानवरों की आलाइशें, इनको मिला के हम एक हाई NPK कंपोस्ट बना रहे हैं। उस कंपोस्ट का फ़ायदा ये है कि उसके अंदर ज़्यादा देर तक अच्छी और हाई न्यूट्रिएंट वाली सब्जियां उगाई जा सकती हैं। सर, जिस तेज़ी से हम कीमियाई खादें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये फ्यूचर में हमारे पास सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगी? जिस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हरगिज़ भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ नहीं ले के जाएगी। हर फसल की, हर पौधे की एक ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट होती है।
उसको जब उस ऑप्टिमम रेंज से कम या ज़्यादा आप कोई भी चीज़ देंगे, वो पानी दें या उसे नामियाती मादा दें या ग़िज़ाई मादा, तो उससे क्या होगा कि पौधे की पैदावार के ऊपर फ़ायदा की बजाय नुकसान होगा। और उसके लिए बेहतर क्या है कि हम उस लेवल पे न्यूट्रिएंट को बरकरार रखें जिस लेवल पे एक पौधे की बेस्ट ग्रोथ आती है। इस बारे में हमारी जो ज़राअत है वो बहुत पीछे है। इस वक्त जिस प्रोजेक्ट पे हम खड़े हैं ये बायो कंपोस्ट है, जो आप लकड़ी से, पत्तों से, बाकी जो फसलों की बाकियात है और जानवरों की जो आलाइशें वगैरह हैं उनसे बनाते हैं। इसकी क्या फार्मूलेशन है, किस परसेंटेज के साथ क्या चीज़ डालते हैं और उसका फर्दर स्टेप क्या है, किस तरह ये कंपोस्ट बनता है? आम तौर पे हम इसके अंदर तकरीबन दो हिस्से जो है वो लकड़ी का वेस्ट है और एक हिस्सा जो है वो अलाइशें शामिल करते हैं। इसमें किसी हद तक वो जो बोन्स का या हड्डियों का थोड़ा बरादा वो भी शामिल करते हैं, और इन तीनों को मिला के फिर हम एक ख़ास तरीके से इसे एरेट रखते हैं और इसका टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, जिसके तहत हमें फिर 4 से 6 महीने के अंदर एक मैच्योर प्रोडक्ट जो है वो मिलती है। सर हमें बताएं वो आप इसको किस तरह, एरेशन सिस्टम इसका क्या है? ये बताएं कि जो मटेरियल वहाँ चॉप होता है उसके बाद आप यहाँ लाते हैं, उसके बाद क्या किया जाता है? यहाँ लाने से पहले उसे मिक्स किया जाता है चॉप मटेरियल को, और फिर इसके अंदर लोड किया जाता है। और लोड करने के दौरान हम ये एरेशन असेंबली अप्लाई करते हैं जो हमें इसके अंदर इसके प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ करने में हेल्प करती है। अच्छा, ये एरेशन असेंबली क्या है, ये ज़रा फार्मर को बता दें। ये बेसिकली हमारे पास एक इस तरह के नेटवर्क एयर सर्कुलेशन वेसल्स हैं जो बग़ैर टर्निंग के, इस आमतौर पे कंपोस्टिंग की डिफरेंट टेक्निक हैं, उनमें से एक होती है स्टैटिक पाइल। ये एक एरेटेड स्टैटिक पाइल बनाती है जिसमें बग़ैर लेबर के हम इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से मुकम्मल कर सकते हैं। हाँ, और ये जो प्लास्टिक के पाइप हैं वहाँ आपने सुराख करके इसका एक फ़िल्टर बनाया है, और इसकी गहराई कितनी है सर, ये जो आपने पाइल बनाई है? जो हमारा ये एक पिट है ये बेसिकली 1.5 क्यूबिक यार्ड मटेरियल को समा सकता है, और इसकी गहराई जो है वो तकरीबन 4.5 से 5 फीट है। और जितनी गहराई है उतने ही अंदर पाइप डाले हुए फ़िल्टर बना के? बेसिकली ये 4 पाइप्स का, जो वर्टिकल पाइप्स का एक नीचे बेस पे आपस में इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, जिसको हाफ वे मटेरियल फिल करने के बाद लैंड करवाया जाता है और फिर बाकी को फिल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर पूरे के अंदर जो एयर की सर्कुलेशन है वो यूनिफॉर्म रहती है। अच्छा सर, इसकी अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की जाए तो इस कंपोस्ट की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होगी? बेसिकली इसके अंदर जो आम मार्केट में अवेलेबल कंपोस्ट है या सिर्फ फार्म यार्ड मैन्योर है, उसकी निस्बत एनपीके की परसेंटेज सिग्निफिकेंटली हाई है, और उस हाई एनपीके की वजह से एक दफ़ा जब हम इसको किसी मीडियम में अप्लाई करते हैं, मसलन इसमें सिर्फ डायरेक्ट ही वेजिटेबल उगानी हो, तो ये अब तक हम एक दफ़ा का कंपोस्ट जो यूज़ किया है एक कंटेनर में, उसके अंदर 2 साल तक बग़ैर रिप्लेनिशमेंट के हमने सब्जियां उगाई हैं नॉन स्टॉप, बगैर किसी एडिशनल खाद डाले, कुछ भी डाले बगैर। चलें जी, बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले जो हैं वो इस पर अमल करके अपनी कंपोस्ट खुद बना सकें। कंपोस्ट जो कि तैयार किया जा रहा था पिट्स में, वो 6 मंथ्स की मैच्योरिटी के बाद यहाँ स्टोरेज के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पर स्टोरेज 1-2 दिन की स्टोरेज के दौरान इसे सिव किया जाता है स्पेसिफ़िक पोर साइज़ की सिव के साथ, और फिर इन्हें स्पेसिफ़िक प्लास्टिक बैग्स में ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। अभी तक हमारे पास 3 किस्म के कंपोस्ट हैं, जिनमें पोल्ट्री वेस्ट कंपोस्ट, गार्डन यार्ड कंपोस्ट और फूड एंड वेजिटेबल वेस्ट कंपोस्ट शामिल है। इंटीग्रेटेड फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप मुख्तलिफ तरीक़ों से पौधे की ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी कर रहे होते हैं और साथ साथ ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भी बहाल हो रही होती है। अभी हम आपको जिस फार्म पे विज़िट करवा रहे हैं, जिस शख्स से मुलाकात करवा रहे हैं, वो अपने फार्म पर मुख्तलिफ ज़राए से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बहाल कर रहे हैं और पौधों की ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी कर रहे हैं। यानी वो चारकोल प्लांट से भी कार्बन पूरा कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट से पौधों की खुराक पूरी कर रहे हैं, और इंटरक्रॉपिंग से मुख्तलिफ जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं पौधों को वो फ्राहम कर रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं।
दुनिया में इस तरह के बहुत सारे मॉडल मिलते हैं जहाँ बेहतरीन यील्ड्स के साथ, अच्छी यील्ड्स के साथ फार्मर जो हैं वो कीमियाती खादों से बिल्कुल बग़ैर काश्तकारी कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो और तरह की खादें बना रहे हैं, नामियाती खादें मुख्तलिफ़ अक़साम की उनको बनानी पड़ती हैं, मुख्तलिफ़ सिस्टम्स उनको बनाने पड़ते हैं। तो ये एक आसान काम नहीं है, इसमें वक्त लगता है और इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन ये मुमकिन बिल्कुल है। शुमाली बर-ए-सग़ीर यहाँ पर ज़मीन इतनी अच्छी कभी भी नहीं थी। आजकल के ज़माने से बरक्स ज़ाहिर है वो बेहतर थी चंद डेकेड्स पहले, लेकिन वो कभी भी बहुत बेहतरीन नहीं थी। जो दुनिया में शुमाली ममालिक हैं जिनको नॉर्दर्न ग्लोबल नॉर्थ भी कहा जाता है, मसलन यूरोप, वेस्टर्न यूरोप के बहुत सारे ममालिक, नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पर जो उनकी ज़मीन है उसमें नामियाती मादा, उसमें सॉयल, ऑर्गेनिक मैटर और कार्बन बहुत ज़्यादा था और इसकी वजह से वहाँ पर यील्ड्स हमेशा से बड़ी अच्छी रही हैं, वहाँ काश्तकारी बड़ी बेहतरीन रही है और वहाँ का जो खाना है उसमें ग़ज़ा बहुत ठोस रही है। अब पाकिस्तान में और दीगर और ममालिक में ये मॉडर्न साइंस ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। सॉयल साइंस ने, माइक्रोबायोलॉजी में, इन चीज़ों में बहुत सारी तरक्की हुई है और हमने ये सीखा है कि नामियाती मादे को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। और फिर सवाल ये बनता है कि वो क्या टेक्निक्स हैं जिसके साथ नामियाती मादे को बेहतर किया जा सकता है, ज़मीन को बेहतर किया जा सकता है। और ये अम्ब्रेला टर्म रीजनरेटिव एग्रीकल्चर इस्तेमाल की जाती है, यानी कि जो हमारा फिल वक्त काश्तकारी निज़ाम है वो डीजेनरेटिव है, वो तबाह कुन है, वो तबाह कर रहा है ज़मीन को और डीजेनरेट कर रहा है। रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर चीज़ों को बेहतर करता है, बेहतर से बेहतर से बेहतर, और उसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं। जितनी ज़्यादा टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाए उतनी ज़मीन बेहतर होती है। ज़मीन के साथ जितनी ज़्यादा टेक्निक्स की जाएँ उतना बेहतर होता है और इन टेक्निक्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक है टिलिंग, यानी हल चलाने को, जो रोटोवेट हम करते हैं काश्तकार, इसको ख़त्म करना, क्योंकि हल चलाना ये बहुत ही बुरी चीज़ है, बहुत तबाहकुन चीज़ है, ये ज़मीन को फाड़ना। मॉडर्न ज़माने में बड़े ऐसी मशीन्स, इक्विपमेंट और टूल्स आ चुके हैं जिससे हल चलाए बग़ैर भी काश्तकारी मुमकिन है और ये बहुत ज़रूरी एक पहला कदम है। इसके अलावा ज़मीन में चीज़ें डाली ऐसी जा सकती हैं, ऐसी नामियाती खादें, ऐसी रीजनरेटिव अमेंडमेंट्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है ज़मीन के लिए। इसमें कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, कुछ बायो फर्मेंट्स और बायो स्टिमुलेंट्स, कुछ एक्सट्रैक्ट्स बनाए जा सकते हैं पत्तों से, जो कि अगर उनको स्प्रे करें आप अपनी जो भी आप क्रॉप उगा रहे हैं तो उस पर बहुत ज़बरदस्त उसका फ़ायदा होता है और उस क्रॉप की सेहत बेहतर होती है और यील्ड में इजाफ़ा होता है। इसी तरह बायोचार एक अमेंडमेंट है, उसको भी अगर हम सॉइल में डालते हैं तो वो सॉइल के लिए मुफीद साबित हो सकता है। सॉइल में पानी को एब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इन नामियाती खादों की और टेक्निक्स के बहुत सारे फ़वाइद हैं। इंटरक्रॉपिंग यानी एक ही ज़मीन में मुख्तलिफ फसलें लगाना, इससे भी ज़मीन की ज़रखेज़ी को भी बहाल किया जा सकता है और कुदरती तरीके से जो पौधे की ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उनको भी पूरा किया जा सकता है। आइए आपको तफसील बताते हैं। नाइट्रोजन 78% तक हवा में ही मौजूद होती है और कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो हवा से नाइट्रोजन लेकर ज़मीन को फराहम करते हैं। अगर हम प्राइमरी फसल लगाते वक्त सेकेंडरी फसल नाइट्रोजन फिक्सर लगा लें तो यूरिया खाद की जरूरत ही नहीं रहेगी और जमीन भी कुदरती तौर पर जरखेज हो जाएगी। तमाम फलीदार पौधे, दालें, लहसुन, छोटे पत्ते वाले चारा जात और मूंगफली वगैरह ऐसी फसलें हैं जो जमीन से नाइट्रोजन की कमी को पूरा करती हैं। फास्फोरस पौधे की जड़ों की मजबूती के लिए दूसरी अहम खाद है। प्राइमरी फसल लगाते वक्त सेकेंडरी फसल में सिंजी, सोयाबीन, दालें, बरसीम, अल्फाल्फा और रोयबूस, कहवा वगैरह लगा लें तो जमीन से फास्फोरस की कमी को पूरा किया जा सकता है। मोटे तने वाले चारा जात को अनाज वाली फसलों के साथ मिलाकर लगाएं तो जमीन में पोटाश की कमी भी पूरी हो सकती है। इसी तरह पौधे को बुनियादी खादों यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ चंद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी दरकार होते हैं जो इंटरक्रॉपिंग से पूरे हो जाते हैं।
वर्मी कंपोस्ट यानी सुंडियों से खाद बनाना। ये तरीका दुनिया भर में बड़ी कामयाबी से चल रहा है। इससे ना सिर्फ ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बहाल होती है बल्कि पौधों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को भी इससे पूरा किया जा सकता है। ये तरीका बड़ी कामयाबी से पाकिस्तान में भी अब चल रहा है। आइए आपको एक फार्म का दौरा कराते हैं जहां वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है और इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये हमारा वर्मी कंपोस्ट यूनिट है। ये वर्म्स बेसिकली असीना फेटिडा रेड रिगुलर्स के नाम से पहचाने जाते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेड स्पीशीज़ है। ऑस्ट्रेलिया से हमने इंपोर्ट की थी थ्रू NARC। तो ये हम 2019 में मैंने ये लाया था तकरीबन 2 kg, और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास अब तकरीबन कोई 100 kg के राउंड अबाउट ये वर्म्स हो चुके हैं। इनका मकसद होता है हमारा जितना भी रॉ मटेरियल है वो उसको किचन वेस्ट है, हमारा फार्म यार्ड मैन्योर है, उसको प्रोसेस करके एक वर्मी वॉश बनाना, वर्मी कंपोस्ट बनाना। एक किस्म की आप कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार करना। ये सबसे इसमें आपको प्रोसेस वाइज मैं बताता जाऊँ तो सबसे पहले हम फार्म यार्ड मैन्योर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद हम उसको 15 दिन तक किसी छांव में अच्छे से उसको ड्राई पानी लगाते रहते हैं। उसकी जो हीट होती है उसको हम रिमूव करते हैं। जब वो हीट ख़त्म हो जाती है फिर हम इस तरह से पाइल्स बना देते हैं। पाइल्स बनाने के बाद हम इसके ऊपर वर्म्स स्प्रेड कर देते हैं। जब वर्म स्प्रेड कर देते हैं तो वो अपना खाना उन्हें मिल जाता है, वो खाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जब वो तकरीबन 50 to 60 डेज़ के अंदर उनका ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है, वो सारी हीप्स को एक कंपोस्ट में तैयार करके हमें प्रोवाइड कर देते हैं। इसी तरह हम एडिशनली फूड भी इसे दे सकते हैं, जैसे कि हमारे पास किचन वेस्ट हो गया, वेजिटेबल पीलिंग्स हो गई, हमारे क्रॉप रेजिड्यूज़ हो गए, तो वो भी हम इनको फीड करा सकते हैं। जहाँ तक इनका सर्वाइवल का है वो तकरीबन 14 से 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक ये अच्छी तरह से इस हीप्स के अंदर रहना पसंद करते हैं। और जो इसके मॉइस्चर कंडीशन है वो तकरीबन 60 to 70% अगर ह्यूमिडिटी हो, इनके अंदर मॉइस्चर हो, तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब इनकी एग लेइंग का प्रोसेस होता है वो तकरीबन 90% पे जाके वो ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। इसी तरह जैसे वो एग लेइंग के बाद हैचिंग होती है और फिर बच्चे निकलते हैं और वो बच्चे फिर से इसको खुराक को इस्तेमाल करते हैं और हमें वर्मी कंपोस्ट की सूरत में हमें एक खाद प्रोवाइड करते हैं। ये बेसिकली हमारा बायोचार प्रोडक्शन प्लांट है जिसमें हम बायोचार की प्रोडक्शन करते हैं। मेन चीज़ हमारी जो भी डेड वुड आती है, हमारा प्लांट मटेरियल वो ज़ाय होता है तो हम उसको यहाँ पे ले आते हैं। कोई दरख्त है, कोई पौधा है, तो वो जब वो डेड हो जाता है तो हम उसको यहाँ पर ले आते हैं। यहाँ से फिर हमारा एक प्रोसेस शुरू होता है, वो हम इसके फर्नेस में डालते हैं और वहाँ पे तकरीबन 360 डिग्री टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करते हैं। तो और 6 आवर्स का ये प्रोसेस होता है जिसमें वो तकरीबन वो बिल्कुल एक कोयला नुमा बन जाता है। उसे एक पहले स्टेज आ जाती है कोयले से, और ना ये राख होती है ना ये कोयला होता है, उसे एक स्टेज होती है जिसे बायोचार हम बोलते हैं। तो उसमें हम तकरीबन इसको जलाने के बाद वो उस प्रोसेस के बाद इसको सडन कूल करते हैं। कूल करने के बाद ये हमारे पास एक यूनिट खड़ा है जो कि हैमर मिलिंग इसे बोलते हैं, उसके अंदर इसको क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद फिर हम इसको चार्ज करते हैं। चार्ज हम डिफरेंट तरीक़ों से करते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर से चार्ज करते हैं, कॉ यूरिन से चार्ज कर लेते हैं ताकि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो बढ़ जाए। और फिर इसको चार्ज करने के बाद इसकी पैकिंग होती है और फिर देन हम जहाँ पे इसको इस्तेमाल करना हो न्यू प्लांटेशन में या सॉइल की फर्टिलिटी में, तो वो हम उसको डाल देते हैं। बेसिकली ये एक अल्टरनेटिव सोर्स है हमारे पास, जो कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र के अल्टरनेट हम इसको यूज़ करते हैं। ये हमारे पास ऑर्गेनिक प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम खुद तैयार करते हैं, जिससे हमारे क्रॉप्स की रेजिड्यूज़ इसमें शामिल हैं, फार्म यार्ड मैन्योर इसमें शामिल होता है, कुछ हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। और ये तकरीबन इस तैयारी को तकरीबन 65 डेज़ लगते हैं इस कंपोस्ट को तैयार करने के लिए। जब ये तैयार हो जाती है तो फिर हम फसलों में, ज़मीनों में वहाँ उसको डालते हैं ताकि अपनी सॉइल की इनरिचमेंट करें, सॉइल को अच्छा बेहतर करें। यहाँ वक्त हुआ है मुख्तसर ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे कराची, जहां आपकी मुलाकात करवाएंगे अदनान ज़ाहरी से, जिन्होंने कीमियाई खादों के मुकाबले में कुदरती खादें तैयार कर रखी हैं जिनका बेहतरीन रिजल्ट भी आ रहा है। स्टे विद अस।
वक्त गुजरने के साथ साथ किसानों में आगाही आ रही है कि जो एग्रो केमिकल्स हैं वो ज़मीन और इंसानों की सेहत के लिए कितना ख़तरनाक है। यही वजह है कि दुनिया भर में एग्रो केमिकल्स इंडस्ट्री के साथ साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और दीगर मसनूआत बनाने वाले इदारों ने भी अपना अहम रोल प्ले किया और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मार्केट में आई, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में आज तक ऐसा नहीं हो सका और ना ही सरकारी सतह पर कोई ऐसे इकदाम किए। हम इस वक्त कराची में अदनान ज़ाहरी के पास मौजूद हैं। उन्होंने मुख्तलिफ इकसाम की एग्रीकल्चर की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तैयार की। उनसे पूछते हैं कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और अब तक उनको क्या कामयाबी मिली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदनान साहब, फरमाइएगा कि इस इतनी बड़ी इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ आप खड़े हुए और आपने ऑर्गेनिक मसनूआत बनाई, तो कैसा रिस्पांस मिला? अब तक का रिस्पांस तो बहुत अच्छा नहीं है पाकिस्तान में। सरकारी सतह पे और गैर सरकारी सतह पे भी इसके ख़िलाफ़ जो है वो काफ़ी रिस्क देखने को मिलता है। जी, अब हम अदनान साहब से पूछेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिप्लेसमेंट हैं किस प्रोडक्ट के और किस तरह काम करते हैं, उसमें क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको खाद का बताता हूँ कि जैसे ये एक हमारी खाद है, बायो खाद का नाम है। ये बेसिकली आप देखें कि स्लाटर वेस्ट मटेरियल से बनाई गई है, यानी कि हाई एफिशिएंसी है। ऑर्गेनिक के अंदर जो है वो ये ब्लड है, इसमें बोन्स हैं, इसमें मीट है, इसमें जो है ना मैक्रो सारे एलिमेंट हैं। इसका तकरीबन 50% प्लस जो है ऑर्गेनिक मैटर है। ये अगर हम नॉर्मली इसको एफिशिएंट किया गया है मुख्तलिफ प्रोसेस से और नेचुरल प्रोसेस हैं, इसमें कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है। और इसकी जो अफादियत है, अफादियत ये है कि आप अगर एक बोरी DAP यूज़ करते हैं तो 2 बोरी आप इक्वलेंट रिज़ल्ट इसके लेंगे। अच्छा, इसमें DAP के अलावा क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? नाइट्रोजन, पोटाश केमिकल में हम फोकस करते हैं कि हर बोरी के अंदर अलग अलग न्यूट्रिशन हो, लेकिन जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो उसमें जैसे बोन्स में फास्फोरस है तो 17% फास्फोरस हम बोन से लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ कैल्शियम भी आता है, उसके साथ बाकी चीज़ें भी आती हैं। तो हमने ख़ास ख्याल रखा है अपनी इस फॉर्मुलेशन के अंदर कि हम उनको पूरा करें और साथ साथ हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश, यानी ये जो एक बैग है इसमें जो फार्मूलेशन है वो सारी खादों की कंप्लीट है। जी, अब ये बताएं कि प्लांट की ग्रोथ के लिए और क्या प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास? देखिए सर, ये हमारे पास एक जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र है, लिक्विड स्प्रे है। ये ग्रोथ को बूस्ट करती है और बेसिकली तो ये मोरिंगा के, मलट्ठी के बहुत सारे इंजाइम्स को, पाइन के, टीक के, इनके इंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट करके बनाया गया है। ये ऐसे इंजाइम्स होते हैं जो कि कुदरती पौधे में मौजूद होते हैं। तो जब हम इनको पौधे पे स्प्रे करते हैं तो वो 10 टाइम बूस्ट करते हैं। हमने जो दूसरा डेवलप किया है ये वेजिटेटिव को रोकता है, ये भी इंजाइम्स बेस्ड है। इसमें भी जो है वो मोरिंगा और मलट्ठी और जो है वो पाइन, इस तरह के इंजाइम से इसको बनाया गया है। ये ख़ास तौर पे काम करता है कि वेजिटेटिव को रोकता है और प्रोडक्टिव को बूस्ट करता है। किसी की फ्लावरिंग कम है तो उसकी फ्लावरिंग जो है वो यानी पौधे की जो हाइट है, कद को मुनासिब रखता है, उसके फ्रूट को बढ़ाता है। ये फ्लावर्स को बूस्ट करता है, यानी कि आम अगर आप फ्लावर 10 ले रहे हैं तो इसके अंदर फ्लावर की तादाद 12-15 आती है। प्लांट प्रोटेक्शन यानी कीड़े मकोड़ों से कैसे बचाना है? 2 किस्म के अशरात होते हैं, यानी कि एक फ़ायदेमंद जिसको हम कहते हैं और जो कि सब्ज़ी खाते हैं, और दूसरा जो होता है वो गोश्त खाते हैं। पौधा जब स्टार्टअप होता है, बड़ा होता है, तो हम उसके लिए ये आप देख रहे हैं कि ये एक येलो कलर का स्टिकी ट्रैप है। ये स्टिकी ट्रैप जो है इनिशियल फेजेस में हम इसलिए लगाते हैं कि आपके जो भी इंसेक्ट होते हैं, अडल्ट होते हैं, जो सब्ज़ी खाने हमें नुकसानदेह उनको कह लें आप, तो वो जैसे भी आते हैं वो सबसे पहले इनके ऊपर ट्रैप हो जाते हैं। यानी येलो कलर उनको अट्रैक्ट करता है। जब येलो कलर उनको अट्रैक्ट करता है तो उसके बाद जो माँ बाप होते हैं, अडल्ट जो होते हैं, वो पहले आते हैं, बाद में वो कॉलोनीज डेवलप करते हैं, वही इस पर ट्रैप होते रहते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है वो है नीम ऑयल। ये दुनिया इसको मानती है नीम ऑयल। हमने पाकिस्तान में इस पर काम नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो इसके ऊपर काम किया है और इसको डेवलप किया है बहुत साइंटिफिक अंदाज में। अच्छा, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो नीम ऑयल आपने लिखा हुआ है 85%। जी, तो क्या एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं नीम ऑयल? नीम ऑयल जो है नीम की निबोली से हासिल किया जाता है। आप ये बताएं कि जो आपने फील्ड ट्रायल करवाए उसमें आपकी प्रोडक्ट का रिजल्ट कितने % रहा? अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की बात करूं तो वो रिजल्ट्स तो 100% हैं।
लेकिन अगर मैं 100% ऑर्गेनिक की बात करूं तो उसके अंदर अभी तक सक्सेस जो है वो इतनी अच्छी नहीं आई है। ये ट्राइकोडर्मा जो है ये दुनिया भर में बड़ा इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर में, लेकिन पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल बहुत कम है। क्या वजह इसकी और इसकी अफादियत बताएं। देखें, ट्राइकोडर्मा की जो अफादियत है, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त की अहम ज़रूरत यह है कि हमारी बहुत सारी केमिकल फर्टिलाइज़र्स और इनकी वजह से बीमारियां कंट्रोल में नहीं आ रही। जैसे आलू की डिज़ीज़ है, जैसे आपका दरख्तों में आपने देखा होगा सडन डेथ, या किसी इदारे से पूछें कि सडन डेथ क्या है, वो बोलेगा भाई सडन डेथ जो है ना, इसको कोई इलाज नहीं है, इसको दरख्त को काटो और फेंक दो। जो है ट्राइकोडर्मा बहुत सक्सेस जा रही है, बहुत अच्छे नताइज इसके जो है वो मिल रहे हैं। और ये करती ये है कि ये ख़ुद एक कुदरती फंगस है जो कि तमाम जो बाकी फंगस है उसको ये खा जाती है, यानी कि वो उनको खुराक अपनी बनाती है और जड़ों के गिर्द ये अपनी जो है वो कॉलोनीज़ डेवलप करती है और उस कॉलोनीज़ से ये प्लांट को जो अनसॉलेबल न्यूट्रिएंट्स है वो भी प्रोवाइड करके देती है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपकी इंफॉर्मेटिव चीज़ें थी हमने किसानों तक पहुंचाई और अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन है वो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर ही है। उसको आप ऑर्गेनिक का नाम दे दें, ज़ीरो टिलेज का नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें, तो पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो गई हैं। किसानों का ये एक जो क्लेम था, एक जवाज़ था कि हम इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं हैं, तो ये अल्लाह करे हुकूमत इसको सपोर्ट करे, इस तरह के जो स्टार्टअप्स हैं, ताकि इसको मल्टीप्लाई किया जा सके और जो केमिकल इंडस्ट्री है उसके पैरेलल एक जो ऑर्गेनिक इंडस्ट्री है वो खड़ी हो सके। आइए आपको बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान लिए चलते हैं, जहां प्रोफेसर डॉक्टर अज़रा यास्मीन ने मोरिंगा के पौधे से बायोस्टिमुलेंट तैयार कर रखी है। जो आजकल करिश्माती पौधा सुहांजने के मुतालिक दुनिया को बहुत आगाही हासिल हो रही है, ये यहाँ पे उसी सुहांजने के पौधे के पत्तों से एक नामियाती मुरक्कब तैयार किया जा रहा है जो कि दुनिया में बिल्कुल इनोवेटिव, बिल्कुल नई रिसर्च है। इससे पहले ये रिसर्च नहीं हुई। दुनिया में बहुत ज़्यादा सुहांजने के पत्तों के पाउडर पे काम हो रहा है जिसे हम इंसानी ग़िज़ाइयत, इंसानी बीमारियों में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे ये तजर्बात किए हैं कि इसके मुरक्कब को पौधों से कशीद किया गया महलूल जो है बाकी फ़सलों पे इस्तेमाल किया जा सकता है, उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए। उनको बढ़ते हुए टेम्परेचर, पानी की कमी और नमकियात, ज़मीन में जो नमकियात की मौजूदगी है उसके ख़िलाफ़ मुदाफ़त पैदा की जा सकती है फ़सलों में अगर हम उन पर सुहांजने से तैयार शुदा महलूल का स्प्रे करेंगे। ये जो सुहांजने से महलूल हमने तैयार किया है तकरीबन 2011 में मेरा जब PhD हुआ तो मैं तब इस पर काम शुरू किया हुआ था। मैंने मेरा PhD भी इस पर था। मैं पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में पहला PhD थीसिस जो सुहांजने के फ़ायद पे हुआ वो मेरा ही था। मेरा विज़न, मेरा ख्वाब ये था कि जब ये इतनी अच्छी रिसर्च और इतना करिश्माती पौधा है तो ये फ़ायद मेरे मुल्क के किसानों तक पहुँचे। लैब रिसर्च थी, उसको टेक्नोलॉजी के लेवल पे ले जाने के लिए हमने पूरा एक प्लांट इंस्टॉल किया कि स्ट्रॉबेरी के पौधों पे जब हमने इसको स्प्रे किया तो फलों की पैदावार इतनी ज़्यादा थी कि फार्मर्स, काश्तकार हमसे बार बार पूछते थे ये कौन सा नया महलूल है। इसी तरह जब हमने गंदम पे इसको स्प्रे किया और उसके साथ मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट थी हमारे पास, उनके साथ टेस्ट किया, तब भी इसके रिज़ल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। ज़मीन में नामियाती मादा बढ़ाने का सबसे सस्ता और आसान तरीका ज़मीन में जानवरों का गोबर डालना है, मगर हमारे अक्सर किसान ताज़ा या चंद माह पुराना गोबर इस्तेमाल करते हैं जो गलत है। दुरुस्त तरीका ये है कि गोबर को कम से कम 3 माह के लिए एक गड्ढे में दबा दें और उसकी कंपोस्ट बनने के बाद इस्तेमाल करें। ताज़ा गोबर फायदे की बजाय नुकसान देता है। जदीद दुनिया में अब गोबर की ग़िज़ाई वैल्यू बढ़ाने के लिए इसकी फोर्टिफिकेशन की जाती है। एक तहकीक के मुताबिक 70% जानवरों का कंपोस्ट किया हुआ गोबर और 30% यूरिया खाद मिक्स करके इस्तेमाल करने से इसकी नाइट्रोजन परसेंटेज 50% तक बढ़ जाती है, जो पौधे की ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए काफ़ी होती है। तरक्की पसंद किसान ज़मीन की बहाली के लिए हुकूमती इदारों की परफॉर्मेंस से नाखुश नजर आते हैं। आइए आपकी मुलाकात फैसलाबाद रीजन के एक पढ़े लिखे किसान से करवाते हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर मसला है क्या।
हमारे साथ इस वक्त फैसलाबाद रीजन के एक प्रोग्रेसिव फार्मर ब्रिगेडियर ज़ियाद सरवर साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि खादों के इस्तेमाल से पहले और खादों के इस्तेमाल के बाद की ज़राअत में क्या फ़र्क है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा। मेरे नज़दीक इसका हाल ये है कि ये हमें जान छुड़ानी पड़ेगी। इसके ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र अंधाधुंध जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ हम अपना पानी गंदा कर रहे हैं नीचे का, जो पीकर हम 70 किस्म की बीमारियां जो हैं उसमें पैदा हो रही हैं। इवन हमारी जो खुराक हम पैदा कर रहे हैं, जो गंदम पैदा कर रहे हैं, जो फ्रूट पैदा कर रहे हैं, उसके अंदर ये तमाम केमिकल जो हैं वो, क्योंकि ये वो जा रहे हैं उसके अंदर, और हम लोगों जो कंज्यूमर है उसके अंदर कैंसर और हर किस्म की बीमारी जो है वो उसकी भरमार हो रही है। आपको क्या लगता है जो हुकूमती सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं? बहुत हद तक नाकाफ़ी हैं, सवाए ये ज़ुबानी बोल चाल के। अगर आपको एक्चुअल उसको देखें कि एक्चुअल किसान तक रसाई क्या है, तो वो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा इशू जो है इस खादों के साथ साथ जो पानी का फार्मर को मिल रहा है, वो बहुत बड़ा इशू है। पानी बुनियादी ज़रूरत है। अब ये साल से नहरें बंद कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर, कोई इसको देख नहीं रहा कि ये पोलिनेशन, और ये जब इस गंदम का एक्चुअल इसकी जो दाना बनना है वो फैसला हो जाना है इस पोलिनेशन के टाइम पे। वो पोलिनेशन के टाइम पर सर डैम हम बना नहीं रहे, पुराने डैम हमारे जो टोटल 3 बड़े डैम हैं वो भाई आगे तो पानी जी कहाँ जो से है उसको तो ठीक कर लें, उसको भी ठीक कोई नहीं करना चाहता ना। सर क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, कोई रेवोल्यूशनरी स्टेप्स जिससे हमारी ज़राअत जो है वो दुरुस्त सिमत पे आ जाए? बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट को आप देखें, ये इतनी ज़री यूनिवर्सिटियाँ हैं, ये पहले सिर्फ एक ज़री यूनिवर्सिटी इधर थी, फैसलाबाद में थी, इस्लामाबाद में नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था। उस सर्च सेंटर तो अभी काफ़ी है, रिसर्च सेंटर ने आगे कनेक्ट करना है फार्मर के साथ, वो किसी ने कनेक्ट किया ही नहीं है उसके साथ। ये कनेक्ट करेगा, इसको पता चलेगा कि इसने फार्मर की रिक्वायरमेंट क्या है, तब ये मसला इसका ज़राअत का हल होना है। 2 इश्यूज़ आ रहे हैं। जो फार्मर्स हैं, बड़े फार्मर्स हैं, वो अपने फार्म पे मैनेजर्स रखना चाहते हैं लेकिन उनको कोई कम्पिटेंट बंदा नहीं मिलता, और दूसरी तरफ हमारे जो एग्री ग्रेजुएट्स हैं वो बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार नहीं मिलता। तो इसको किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, ये आपने ठीक आइडेंटिफाई किया हुआ है। जो प्रॉब्लम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट में भी है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो है वो मट्टी नहीं पड़ना देना चाहता अपने ऊपर। वो कहता है मैं साहब ही बन के रहूँगा, साहब नहीं बना पड़ेगा। ये बेसिकली हमारे कल्चर के साथ जाता है। जो हमारा मिन हैसल कौम हम जो है ना वो गए हैं कि काम ना करना पड़े, वो प्रॉब्लम उधर भी है बेसिकली। उसके अंदर इनको भी ठीक होना पड़ेगा कि मट्टी खानी पड़ेगी, ज़मीन में चलना पड़ेगा। जब चलना है तो उसमें जी ज़राअत पड़ी है तो फिर मट्टी अपने ऊपर डालना पड़ेगी, मट्टी खानी पड़ेगी। जी बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपकी वैल्यूएबल फीडबैक हमारे पास आ गई। उम्मीद करते हैं कि जो ACDC ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਨੇ ਲੈਣ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਮ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖਾਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ACDC ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਸੈੱਟ ਕਰੇ, ACDC ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਇਸ ਦਫਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੋਂ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮਿਡਲਮੈਨ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਮਿਡਲਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਗੜੇ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ। तबाही सिर्फ जल्जलों से नहीं आती, जहरीली खुराक और खुराक में कमी भी एक किस्म की तबाही ही है। पाकिस्तान में बढ़ती हुई खुराक की किल्लत इसी तबाही का ही एक पेश खैमा है। हमारी ज़मीन की बहुत तबाही हो चुकी, अब ये ज़मीन मज़ीद तबाही की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हमारे इदारों को, हमारी हुकूमतों को, हमारे किसानों को इसकी बहाली के लिए फौरी इक़दामात करने की ज़रूरत है। सुनो टीवी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उठाता रहेगा जब तक इदारे हरकत में नहीं आते। अब देखना यह है कि ये मुजरमाना गफलत कब तक जारी रहती है। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद ज़री हालात हाजरा, मंडियों के भाव और मौसम की सूरत हाल। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में साइम रशीद साहब ने हमें ज़री हालात हाजरा पर बात करने के लिए ज्वाइन किया है। साइम साहब फरमाइएगा, इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो बढ़ता जा रहा है, जो गंदम के लिए गैर मौजू है, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत शुक्रिया बेंजामिन साहब। माहौलियाती तब्दीलियाँ जिस तरह पूरी दुनिया को हिट कर रही हैं और हम बार बार लगातार इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान में
माहौलियाती तब्दीलियों ने बहुत शदीद मसाइल पैदा कर दिए हैं। ख़ुसूसी तौर पर जो हमारा क्रॉप का, फसलों का जो कैलेंडर था उसको शदीद मुतासर किया है। अभी पाकिस्तान में इस वक्त जो टेम्परेचर चल रहा है फरवरी के मिड के अंदर या फरवरी के अंदर, ये वही टेम्परेचर है जो आज से एग्जैक्टली 30 दिन बाद मार्च के एंड का या मार्च के आखिर का टेम्परेचर होता था। अब गंदम के ऊपर इसके क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं? एक तो गंदम का दाना इससे बहुत छोटा रह जाएगा, जहाँ पर पॉलिनेशन नहीं, वहाँ पॉलिनेशन के मसाइल पैदा होंगे और जिसकी वजह से सिट्टे के ऊपर दानों की तादाद कम हो जाएगी। ये वो बहुत से मसाइल हैं जो कि जब इनको इकट्ठा किया जाएगा तो पाकिस्तान में गंदम की पैदावार में 10 से 15% तक कमी की तवक्को की जा रही है, सिर्फ मौसम की वजह से। साहब क्या समझते हैं कितने जो प्रोडक्शन कितनी कंप्रोमाइज़ हो सकती है इस बढ़ते हुए दर्जा हरारत से? साउथ पंजाब में और इस सिंध के अंदर तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और लेकिन सिंध को एक एज हासिल है कि सिंध में गंदम की काश्त जो सी नॉर्मली होती है वो पंजाब से पहले हो जाती है, साउथ पंजाब से, और वहाँ पे मार्च में कटाई स्टार्ट हो जाती है। तो जिन इलाकों में तो गंदम जो सी है वो मैच्योर हो चुकी है, वहाँ पर तो इतना खातर ख्वाह हमला नहीं होगा, उसका नुकसान नहीं होगा। लेकिन साउथ पंजाब में और अपर सिंध के अंदर जहाँ पे अभी गंदम जो सी है वो अप्रैल के शुरू में या अप्रैल के वस्त में काटी जाएगी, वहाँ शदीद मुतासर होगी गंदम की फसल और उसकी पैदावार में कम अज़ कम 15% कमी की तवक्को है मौसम की वजह से। इस साल किसानों को किस वक्त गंदम काश्त करनी चाहिए कि अगले साल कटाई के दौरान जो दर्जा हरारत बढ़े तो वो किसान की गंदम मुतासर ना हो? गंदम की बात करें, गंदम में हमें जो 15 नवंबर का आइडियल टाइम होता है, 1 नवंबर से 15 नवंबर का, उसको रिवाइज़ करके हमें 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का टाइम कर लेना चाहिए। इसमें हम बिजाई करें तो हम बेहतर पैदावार ले सकें। क्या एहतियाती तदाबीर करें किसान के ये जो गंदम है इस वक्त मुतासर हो रही, मुतासर तो होना ही है, कम मुतासर हो? इस वक्त जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस तरह हो सके पोटाशियम सल्फेट ने कम से कम 25 किलो पोटाशियम सल्फेट दे सकते हैं तो इसको अपने एक पानी पे दे दें, नहीं दे सकते तो 12.5 किलो लाजमी दें। उसके साथ आप इसको गवारा खाद दें और फोलियर की शक्ल में पोटाशियम नाइट्रेट मिल जाए तो 2 किलोग्राम तक, साथ में उसके अच्छा अमाइनो एसिड 500 ml तक। अगर वो ना मिले तो फिर आप पोटाशियम सल्फेट 1 किलोग्राम और अच्छा अमाइनो एसिड 500 ग्राम तक उसके साथ 500 ml तक उसके साथ मिलाकर स्प्रे करवाएं। ये 2 स्प्रे करवाने हैं आपने, एक स्प्रे आप करवाएं मार्च के पहले हफ्ते में यानी कि 1 मार्च तक, दूसरा स्प्रे आप 15 मार्च तक करवाएं तो आपकी गंदम के अंदर जो नुकसान है उसमें काफ़ी हद तक कमी हो जाएगी। हमारे बारानी इलाके जो हैं वहाँ पानी दस्तयाब नहीं होता और अक्सर किसान भी छोटे हैं, वहाँ कम रकबे वाले हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि जो पानी की टैंकियाँ होती हैं जिसमें हम स्प्रे करते हैं उससे पानी शावर करें ताकि वो गंदम को कुछ रिलीफ मिल सके? देखिए, बरानी इलाकों के लिए तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि वो अपनी खुराक को नीचे बेसल डोज के बाद ले ही फोलियर पे जाएं। वो अपने हर हफ्ते वीकली फोलियर प्रोग्राम को करें। उससे क्या होगा, एक तो उनकी जो गंदम की पानी की कमी है वो पूरी हो जाएगी और दूसरा उनको खुराक जो उनसी है जो पानी ना होने की वजह से वो ज़मीन में दे नहीं पाते, वो उनको वो फोलियो की शक्ल में पत्तों के ज़रिए पौधे तक पहुंच जाएगी, उनकी पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। मैंने एक प्रैक्टिकल करवाया था, हमारे एक फार्मर थे उनको जो उनकी 12 से 15 मन पैदावार औसत आती थी बरानी चकवाल के इलाके में, और जब उनको हमने फोलियर का प्रोग्राम दिया वीकली फोलियर का, उनकी पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ, वो 42-48 मन फी औसत तक पहुँच गए। तो सर क्या फार्मूलेशन रखी जाए उस पानी में जो फोलियर स्प्रे? वो डिफरेंट है जी, वो स्टेज के हिसाब से है। वेजिटेटिव ग्रोथ में आपको उसमें एनपीके देखिए इस वक्त वेजिटेटिव ग्रोथ तो गुजर चुकी है, अब तो हाँ चिट्टा बंद है। फोलियर की जाएगी ना मुकम्मल उसमें चकवाल के इलाके में, तो वो वही फार्मूलेशन है जो कि इसमें बताई गई है कि आप पोटाश को पोटाशियम सल्फेट की शक्ल में या पोटाशियम नाइट्रेट की शक्ल में और अमाइनो एसिड मिलाकर स्प्रे करवाएं। अच्छा सर, फरमाइएगा कि इंडिया में गोश्त नहीं खाया जाता और प्रोटीन जो गोश्त से हासिल की जाती है वो मशरूम से करते हैं, यानी खुम्बी एक पूरी इंडस्ट्री है इंडिया में, घर घर में यूनिट्स लगे हुए हैं, वो खुम्बी से यानी मशरूम से प्रोटीन की ज़रूरत पूरी करते हैं। हमारे यहाँ भी माशाल्लाह मुर्गी ने 6 सेंचुरियाँ क्रॉस कर ली हैं, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में भी प्रोटीन का सोर्स कोई मुतबादल तलाश करना चाहिए हमें? देखें, पाकिस्तान में पिछले अगर 10 सालों में देखें तो प्रोटीन के मुतबादल सोर्स के ऊपर आपकी मछली बानी यानी कि फ़िश फार्मिंग में बहुत इजाफा हुआ है। और इस वक्त अगर आप पंजाब के कुछ इलाके मखसूस स्पेशली इलाके जो दरियाओं के साथ हेड के साथ इलाके होते हैं, अगर आप कोट इस्लाम की बात करें, अब्दुल हकीम की, वहाँ पर सैकड़ों एकड़ बल्कि हज़ारों एकड़ पे इस वक्त फिश फार्म बन चुके हैं। सर मछली की फीड भी तो महंगी होगी है ना? वो देखें बात जो भी इस वक्त हो रही है, हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, आप उसको कंपेयर कर रहे हैं मुर्ग पानी से, चिकन से कंपेयर कर रहे हैं, तो मछली इस वक्त मार्केट में 600 रुपये के मुकाबले में 400 रुपये किलो में दस्तियाब है। जो लोग इस वक्त इस्तेमाल करते हैं, गोश्त खाने के शौकीन हैं, उनके लिए मछली कम कीमत में ज़्यादा बेहतर मुतबादल है। दूसरी बात ये कि आपने मशरूम का कहा, मशरूम कल्चर को
को प्रमोट करना चाहिए। मशरूम एक ऐसी चीज़ है जो अपने घरों के कोने खुदरों में, जहाँ पे बैक यार्ड में कहीं पे भी फार्म जो लोग हैं वो खुद इसको उगा सकते हैं। जी बिल्कुल सही फरमाया। हम चौधरी असलम साहब के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि अगले हफ्ते कहाँ कहाँ पाकिस्तान भर में बारिश मतवक्के है। जी असलम साहब बताइएगा। शुक्रिया बिनियामीन। आने वाले हफ्ते के दौरान मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह रहेगी। सुबह पंजाब में जो अपर पंजाब है, जिसमें पोठवार का इलाका है, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा डिवीज़न, इनमें हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। जबकि साउथ पंजाब जिसमें बहावलपुर, मुल्तान, डेरा गाजी खान डिवीज़न शामिल है, इनमें हल्की बारिश होने का चांस है। सुबह सिंध की बात की जाए तो तमाम सुबह सिंध में मौसम खुश्क रहेगा और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। सुबह बलूचिस्तान में आने वाले हफ्ते के दौरान सिब्बी, लोरालाई, कोयटा, इन डिवीज़न में बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश हो सकती है, कई जगहों पे दरमियानी, कई जगहों पे मूसलाधार बारिश की तवक्को की जा सकती है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में अगले आने वाले हफ्ते के दौरान दरमियानी से मूसलाधार बारिश हो सकती है और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का इम्कान है। जी बिल्कुल ठीक, यानी पाकिस्तान भर में गर्मियों का आगाज़ हो चुका है। सब फरमाइएगा कि दर्जा हरारत क्या क्या रहेंगे पाकिस्तान भर में। जी, अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो लाहौर में आने वाले हफ्ते के दौरान टेम्परेचर 12 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि इस्लामाबाद में 5 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। अगर सुबह सिंध की बात की जाए तो कराची में टेम्परेचर जो है वो 17 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। कोयटा में टेम्परेचर 5 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा, जबकि पेशावर में 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। गिलगित में टेम्परेचर 2 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा, जबकि कश्मीर में मुजफ्फराबाद में टेम्परेचर 8 से लेकर 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया चौधरी असलम साहब। साइम साहब फरमाइएगा कि पाकिस्तान भर में लगता है कि गर्मियों का आगाज़ हो चुका है, दर्जा हरारत भी बढ़ रहे हैं, बारिश भी मतवक्के है, तो क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए किसानों को? देखिए, ये बारिश जो चौधरी असलम साहब ने जिक्र किया है बड़ी मामूली बारिश है, कहीं कहीं पे है। ये ओवरऑल कोई आपको इसका ख़तरे की बात नहीं है, बल्कि जहाँ पे बारिश होगी वहाँ फसलों के लिए बेहतरी होगी। और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और जो तवक्को की जा रही थी कि शायद मार्च का महीना आपका ठंडा गुजरे और जो गर्मी की लहर आई है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन अब जो पेशीन गोई है कि मार्च का महीना काफ़ी सख्त गुजरेगा और ये मार्च का टेम्परेचर जो है वो आपका 35 क्रॉस कर जाएगा। जी बहुत शुक्रिया साइम साहब। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।